डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण के सिद्धांत। तो उत्प्रेरण की व्याख्या करने के लिए जो है दो सिद्धांत दिए गए। कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज जो है प्रपोज की गई। पहली थ्योरी थी जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और दूसरी थ्योरी थी अधिशोषण सिद्धांत या एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी या माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी जो है, इस थ्योरी को जो है प्रपोज किया था क्लीमेंट और डेसॉर्म ने। यानी दिस थ्योरी was proposed by Clement and Desormes। और इस थ्योरी के हिसाब से जो है, मान लीजिए एक कोई रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो रही है ए और बी एक्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। यहाँ पर एक्स जो है कैटलिस्ट है और ये प्रोडक्ट ए बी फॉर्म कर रहा है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि पहले यानी फर्स्ट स्टेप में, पहले पद में एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से रिएक्शन करके वो इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है या अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है। यानी अभिकारक पहले उत्प्रेरक से क्रिया करके अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाता है और सेकेंड स्टेप में ये जो
इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट को एज सच छोड़ देता है। यानी दूसरे पद में जो है बना हुआ माध्यमिक यौगिक जो है दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक को ज्यों का त्यों छोड़ देता है, या जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट देगा और कैटलिस्ट को एज सच छोड़ देगा। या इसकी जगह ये हो सकता है, अगर एक ही रिएक्टेंट हो केवल, तो कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, माध्यमिक यौगिक जो बना है, वो अपघटित हो जाए और उत्पाद में परिवर्तित हो जाए और उत्प्रेरक ज्यों का त्यों बच जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में जो है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये सेकेंड रिएक्टेंट से या अनदर रिएक्टेंट जो होगा उससे रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा और कैटलिस्ट को जो है एज सच छोड़ देगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्टेप में कि ये जो बना हुआ माध्यमिक यौगिक है ये दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा और क्रिया करके उत्पाद बना देगा और उत्प्रेरक को ज्यों का त्यों छोड़ देगा। जैसे ये एक रिएक्शन लिखी हुई है A+B एक्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में AB प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस जो अभिक्रिया हमने मानी है इसको हम लोग इस तरह से जो है इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिखा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्टेंट A कैटलिस्ट से रिएक्शन करेगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड AX फॉर्म करेगा। सेकेंड स्टेप में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और कैटलिस्ट जो है वो एज सच बचा रहेगा। यानी पहले पद में एक अभिकारक उत्प्रेरक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाएगा और ये बना हुआ माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके उत्पाद बना देगा और उत्प्रेरक को ज्यों का त्यों छोड़ देगा। अब इसको जो है कुछ एग्जाम्पल से समझिए।
जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें लेड चैम्बर प्रोसेस में जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसमें गैसियस फेज में प्रेजेंट है। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से एक अभिकारक जो है वो उत्प्रेरक से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ NO2 जो बना है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है ये सेकेंड स्टेप में दूसरे रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करके प्रोडक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और कैटलिस्ट एज सच जो है वो रिएक्शन में बच जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इस फैक्ट से जो है प्रूव की जाती है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में NO2 की प्रेजेंस जो है वो पाई गई। इसी से इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है वो कंफर्म होती है। द प्रेजेंस ऑफ NO2 इन द रिएक्शन मिक्सचर ड्यूरिंग द रिएक्शन कंफर्म्स द मैकेनिज्म, यानी उपरोक्त क्रियाविधि की पुष्टि जो है वो इस तथ्य से होती है कि प्रयोग के दौरान जो है मिश्रण में NO2 की उपस्थिति जो है वो प्रमाणित की गई, प्रूव की गई। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देखिए। सेकंड एग्जाम्पल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर देता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है इसकी मैकेनिज्म में इसकी जो क्रियाविधि है वो इस तरह से बताई गई। फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एथेनॉल हैं, एथिल अल्कोहल। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इससे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये माध्यमिक यौगिक जो है बनता है और इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में
ये जो बना हुआ इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी एथेनॉल ही है, इससे रिएक्शन करता है और कैटेलिस्ट को एज सच छोड़ देता है और ईथर फॉर्मेशन होता है। इससे रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट डाइएथाइल ईथर फॉर्म करेगा और प्रोडक्ट को एज सच छोड़ देता है। एक रिएक्शन और देखिए, इसमें पोटेशियम क्लोरेट जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में जो है हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो क्रियाविधि है वो इस तरह से दी गई। पहले स्टेप में एक रिएक्टेंट पोटेशियम क्लोरेट जो है वो कैटेलिस्ट MnO2 इससे रिएक्शन करता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, दो जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं इसमें, और ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में होती है। तो ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। KMnO4 जो है हमारा यहाँ पर प्रथम माध्यमिक यौगिक और ये सेकेंड स्टेप में 2KMnO4 जो है, क्योंकि इसको हीट किया जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है ये, तो ये जो फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये डिकम्पोज होकर के जो है वो पोटेशियम मैग्नेट देता है K2MnO4। ये जो है सेकेंड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। सेकेंड इंटरमीडिएट क्या है इसमें? K2MnO4 जो द्वितीय माध्यमिक यौगिक है वो इसमें क्या है? K2MnO4 प्रेजेंट है। इसको आप फर्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं केवल कह करके। तो फर्स्ट स्टेप में 2 इंटरमीडिएट बनेंगे, लेकिन हमने जो है सुविधा के लिए इसको अलग अलग स्टेप में लिख दिया है ताकि आप लोगों को जो है याद रखने में आसानी हो कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। अब थर्ड स्टेप में जो है ये जो सेकेंड इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है वो फर्स्ट स्टेप में
और इंटरमीडिएट कंपाउंड जो Cl2 एक और बना था उसके साथ ये रिएक्शन करके KCl, MnO2 और ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट देता है। तो अब ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में हुई, तो ये कैसे पता करेंगे कि वास्तव में ये रिएक्शन ऐसे ही होती है? तो इसमें इसका जो इसके फेवर में जो एविडेंस मिले, जो इस क्रियाविधि के पक्ष में जो प्रमाण मिले, तो पहला जो इसका एविडेंस मिला कि ऑक्सीजन के साथ स्मॉल अमाउंट में क्लोरीन भी बनती है। तो इसमें ऑक्सीजन में जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में क्लोरीन की अशुद्धि उपस्थित थी, जो क्लोरीन की प्रेजेंस यानी क्लोरीन के फॉर्मेशन को कंफर्म करती है। यानी इसमें जो है जो O2 थी obtained from decomposition contains a small amount of chlorine। यानी जो पहले स्टेप में जो हमारा जो इसका विघटन हुआ था पोटेशियम क्लोरेट का, तो विघटन से प्राप्त ऑक्सीजन में सूक्ष्म मात्रा में क्लोरीन की उपस्थिति जो है वो प्रमाणित होती है, ये पाई गई। अगर इसका टेस्ट किया जाए ऑक्सीजन का, तो उसमें स्मॉल अमाउंट में जो है एज ए इम्प्योरिटी क्लोरीन मिलेगी। तो ये क्लोरीन के फॉर्मेशन को कंफर्म करता है। दूसरा जो इसका एविडेंस था, इसमें कि अगर रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो सडनली लो कर दिया जाए, अभिक्रिया का ताप जो है वो अचानक कम कर दिया जाए, और जो रिएक्शन मिक्सचर है, अभिक्रिया मिश्रण है, उसमें जो है वाटर मिला करके अगर वाटर मिलाया जाए और तो उसमें पर्पल कलर बैगनी रंग आता है, जो KMnO4 की प्रेजेंस को प्रूव करता है। यानी अगर इसमें जो है सेकंड जो एविडेंस मिला, इफ द temperature of reaction is decreased suddenly and water is added to reaction mixture
a purple color, a purple colored solution is obtained. तो ये क्या प्रूव करेगा? प्रेजेंस ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 का सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है। तो इसका जो सेकंड एविडेंस जो है इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्मेशन का जो मिलता है, अगर यदि अभिक्रिया का ताप अचानक कम कर दिया जाए और अभिक्रिया मिश्रण में जल मिलाया जाए तो बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो ये बैंगनी रंग का विलयन क्या बताएगा? KMnO4 की उपस्थिति को जो है ये सिद्ध करेगा, क्योंकि KMnO4 का जलीय विलयन पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो इस तरह से जो है हम इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हैं। डीकन प्रोसेस से क्लोरीन का मैन्युफैक्चर, डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, ये पुरानी विधि है। इसमें HCl का ऑक्सीडेशन करके क्लोरीन बनाते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इससे भी बता सकते हैं। अब ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी? कि ये थ्योरी जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। और ये थ्योरी जो है ये भी प्रूव करती है, जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं किसकी? इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी की। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। ये समांगी और विषमांगी दोनों उत्प्रेरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को स्पष्ट करती है। पहली विशेषता इसकी ये है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ रिएक्शंस में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैटेलिस्ट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। कुछ अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर है वो कैटेलिस्ट की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसमें कैटेलिस्ट रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है। इसके साथ साथ ये थ्योरी जो है किसी भी
रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करती है, यानी अभिक्रिया की विशिष्टता को बताती है। अभिक्रिया की विशिष्टता का मतलब एक ही कैटेलिस्ट सारे रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा, बल्कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये थ्योरी ये भी बताती है कि जो है क्यों जो है कैटेलिस्ट जो है अभिक्रिया के अंत में जो है वो अपरिवर्तित रहता है। यानी ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है इस फैक्ट को कि इट एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट वाई ए कैटेलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। यानी अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित क्यों बना रहता है, इसकी भी जो है ये इस चीज़ को भी जो है ये एक्सप्लेन करती है। और कैटेलिस्ट की स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन की जा सकती है कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में जो है उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, वो इस सिद्धांत से बताया जा सकता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी कि ये एक्सप्लेन करेगी क्या, मैकेनिज्म ऑफ बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सेकंड जो है ये कुछ रिएक्शंस में जो है इन सम रिएक्शंस जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ कैटेलिस्ट, इसको ये एक्सप्लेन करती है। तीसरी चीज ये जो है स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटेलिस्ट, यानी इसकी विशिष्टता। उत्प्रेरक की जो है ये विशिष्टता को एक्सप्लेन करती है। चौथी चीज ये एक्सप्लेन करती है कि वाई ए कैटेलिस्ट remains unchanged at the end of reaction। यानी अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक क्यों अपरिवर्तित बचा रहता है, इसको भी एक्सप्लेन करती है। और पांचवा और लास्ट चीज जो है कि ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करती है कि नीड ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटेलिस्ट, कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है। स्मॉल अमाउंट यानी सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है, इस तथ्य को भी ये एक्सप्लेन करती है। अब इस थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे, इस थ्योरी की जो है कमियां क्या थी, उसको जान लीजिए। ड्रॉबैक या कमियां या लिमिटेशन कह सकते हैं, सीमाएं। इसको जो है इससे
इस थ्योरी से जो है बहुत सी ऐसी रिएक्शन हैं जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्मेशन का एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण जो है ये कहा जा सकता है कि ये कुछ रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है, सभी रिएक्शन के लिए नहीं। यानी इसकी पहली कमी थी कि इस क्रियाविधि से सभी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, केवल कुछ रिएक्शन में ही जो है माध्यमिक यौगिक बनने के प्रमाण मिले, सभी अभिक्रियाओं में नहीं मिले। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म को तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन बाकी सबको नहीं। दूसरी चीज, ये जो थ्योरी थी वो कैटालिटिक प्रमोटर और कैटालिटिक पॉइजन इन दोनों के बारे में जो है, इन दोनों के कार्य के बारे में, इन दोनों के एक्शन के बारे में जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। यानी ये थ्योरी जो है उत्प्रेरक विष और वर्धक दोनों की जो है कार्य के बारे में या दोनों की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा जो था कि ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन करती है कि कोलाइडल स्टेट में, कोलाइडी अवस्था में वाई द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज मोर, यानी उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक क्यों होती है। यानी दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फैक्ट why the activity of catalyst is more in colloidal state। यानी ये सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर सका कि कोलाइडी अवस्था में उत्प्रेरक की सक्रियता जो होती है वो अधिक होती है, क्यों। तो पहली चीज तो इसके इन शॉर्ट कि सभी अभिक्रियाओं में जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं मिले, ठीक। यानी हम कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन सेवरल रिएक्शंस एविडेंस ऑफ formation of intermediate compound was not found। यानी बहुत सी अभिक्रियाओं में माध्यमिक यौगिक का बनना जो है वो नहीं पाया गया। दूसरी कमी थी कि ये डू नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ प्रमोटर एंड पॉइजन। ये वर्धक और विष के कार्य को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा जो है जो इस पे जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो ये था कि वाई द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट increases in the colloidal and
पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म का मतलब महीन चूर्ण अवस्था। यानी ये सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर पाया कि एक्टिविटी यानी सक्रियता उत्प्रेरक की कोलाइडी अवस्था में या महीन चूर्ण अवस्था में क्यों अधिक होती है। तो इन तथ्यों को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो इसी के कारण जो है एडजॉर्प्शन थ्योरी आई, जिसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।